जैन फ्रेंड्स, आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर तीसरा है। तीसरे चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इसमें समझेंगे। इसमें क्या हम समझेंगे? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में इसमें हम पूरी जानकारी रखेंगे। आइए हम एक एक करके आपको आसान भाषा में समझाएंगे जो आपको समझ में आए। पहले तो हम समझेंगे दिल्ली सल्तनत की जो थी, दिल्ली के बारे में जानकारियां जो है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारियां हमें किस किस चीज़ से मिलती है। ये अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, स्थापत्य कला से भी मिलती आती है। ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं और सूत्र होते हैं, मगर ये मुख्य सूत्र हैं जो अभिलेख जो होते हैं। अब अभिलेख से ऐसे सूत्र मिलता था, मतलब हम लोग की जानकारी ऐसे मिलती थी। जैसे राजा जब होते हैं तो अपने बारे में लिखते हैं। जैसे अभिलेख मतलब ये होता है जैसे किसी भी धातु पर लिखा गया लेख होता है। जैसे कि हम समझते हैं पत्थर पे लिखा हुआ लेख होता है, पत्थर पे लिखा हुआ, और कह सकते हैं पत्थर हो गया, ये सोना चांदी हो गया, इस पे लिखा हुआ लेख हो जाता था। मतलब ऐसा लेख होता था जो मिटे ना। ये अपनी प्रजा को अपना संदेश के रूप में भी देते थे, अपने शासन व्यवस्थाओं के बारे में ये अभिलेखों से जानकारी देते थे, अपने स्वयं के बारे में। इससे क्या होता था, जब आज इतिहासकारों को समझने के लिए काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी अच्छा मदद मिलती है, वही सिक्का हो जाता है। कॉइन्स जो होते हैं, ये कॉइन जो होते हैं, इनके बारे में जानकारियाँ ये मिलती है। जैसे कि राजाओं ने, जैसे कि हम पढ़े हैं पीछे वाले किताब में, क्लास 6 में पढ़े हैं। जैसे कि समुद्र के गुप्त के बारे में बताया गया है। उनके दरबारी कवि हरिशेन थे। नहीं, समुद्रगुप्त जो थे वो सिक्कों पर अपने बीड़ा बजाते हुए अंकित किए थे, अपना चित्र अंकित करवाए थे। उससे हमें यह अनुमान लगता है कि वह एक बीड़ा वादक थे, सिक्के पे अंकित कराए थे। इसीलिए हमें यह प्रूफ मालूम हो जाता है, इसलिए समझ सकते हैं कि ये इसलिए हम लोग के लिए, आज इतिहासकारों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। स्थापत्य कला के मतलब क्या हो जाता है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। स्थापत्य कला जो होती है, जैसे कि उस समय मंदिर का निर्माण करना, मस्जिद का निर्माण करना, अदर चीजें जो सार्वजनिक काम में आने वाली वस्तुओं को निर्माण करना, वो अपनी कला शैली के बारे में यानी जानकारियां देना, उससे भी हमें यह जानकारी मिलती थी। वो किस तरह सोचते थे, कैसे रहते थे, इनके बारे में पूरा ये जानकारियां मिलती है। स्थापत्य कला के माध्यम से काफी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब तारीख लेखक जो होते हैं, तारीख का एक बहुवचन रूप होता है। तारीख जो होती है, ये तारीख का एक बहुवचन रूप है, जो इससे क्या कहते हैं, तारीख है। ठीक है, तारीख कहते हैं, ये होता है। तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे लोग इसमें मतलब ये पद ग्रहण करते थे। जैसे शासक हो सकते थे, प्रशासक हो सकते थे, सैनिक हो सकते थे, और कवि हो सकते थे, दरबारी कवि हो सकते थे। ये दरबार में मतलब रहकर ये अपना लेखा का भी काम करते थे। कुछ लोग जैसे इंपॉर्टेंट लोग जो रहते थे, ठीक है, ये सब रहते थे। तो इनका क्या काम था? इनका काम यह था कि राजा के लेख को, मतलब राजा जो कार्य करता है, कब उनकी ताजपोशी हुई, माने ताज कब पहने, और प्रजा के प्रति क्या उनका उत्तरदायित्व है, इन बारे में पूरा लिखना होता था इन्हें। जैसे कहते हैं कि एक तारीख के लेखक जो होते हैं इतिहासकार, मिनहाज ए सिराज ने, यह एक तारीख के लेखक मतलब इतिहासकार थे। इन्होंने ही यह रजिया के बारे में कुछ कह सकते हैं कि इनके बारे में क्रिटिसाइज किए थे, मतलब गलत संदेश। इनका यह मतलब था कि अगर मिनहाज सिराज जैसे लोग जब रहते थे ना, ये कह सकते हैं कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। पूर्वाग्रह मतलब ये होता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि लिंग भेद पर आधारित सत्ता को मानते थे, और जन्म सिद्ध अधिकार के प्रति मानते थे। जैसे कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, और
और कह सकते हैं कि जैसे कि पुरुष ही शासन चला सकता है, महिलाओं की बस की बात नहीं है। तो ये खुल का विरोध करते थे ये इतिहासकार जो रहते थे, जो तारीख के लेखक जो रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे, ये ज़्यादातर सिटी एरियास रहते थे, सिटी एरिया में रहते थे, शहरों में रहते थे, ये सब शहरों में रहते थे। और ये सब लिखते थे किस लिए भाई? अगर हमारे पास, अगर मैं एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति हुआ, मान लीजिए अगर मैं ही अगर राजा हूं, तो हमारे हमारे जो अधीन काम करेगा वो हम जो बोलेंगे वही करेगा। और वो लालच में रहेगा कि यार हम चापलूसी करेंगे या हम इससे अच्छा का मतलब कुछ अच्छा इनको राजा को प्रसन्न करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। ये सब के लालच में ये अपना मतलब गलत सलत छापते रहते थे और विरोध करते थे। ये दो प्रकार के विरोध ही ज्यादा करते थे। जैसे बाप मतलब राजा का लड़का राजा हो, उसके बाद ये लिंग भेद आधारित करते थे, जैसे कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ये रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया के बारे में कहा था। जो रजिया थी, ये रजिया के बारे में इन्होंने यह कहा था कि मिन्हाज सिराज ने ये रजिया के बारे में यह कहा था कि जो ईश्वर ने जो व्यवस्थाएं बनाई है, मतलब उनका कहना मतलब ये था, जो ईश्वर ने व्यवस्थाएं बनाई है वह स्त्री जो होती है पुरुषों के अधीन होनी चाहिए। बताइए इतनी गंदी सोच थी उनकी कि जो कहते हैं कि मिन्हाज सिराज ने कहा है कि जो स्त्रियां जो होते हैं ये पुरुषों के अधीन हो जाती हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले का एक क्रम बना के, एक व्यवस्थाएं बना के भेजा है। इसीलिए ये इनके शासन का, रजिया के शासन काल में, रजिया सुल्तान जो है इनके शासन काल में यह मान्यता नहीं दे पाया कि अच्छा शासिका थे। वो भले भी कहता है कि हम इन अपने भाइयों से अच्छे योग्य थी, मगर रजिया का शासनकाल हम समझते हैं ये था 1236 से 1240 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका शासनकाल 1236 से 1240 के बीच इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है। और रजिया जो थे, रजिया सुल्तान जो थे, ये सिक्कों में लिखवाए थे। सिक्का जब ये अपने से सिक्का बनवा ढाले थे, इसमें लोग को एक ना सिक्कों में जो ढलवाए थे कि ये इल्तुतमिश की बेटी है, यह इल्तुतमिश की बेटी है। मतलब कह सकते हैं कि इल्तुतमिश मतलब ये अपने पिता का नाम को रोशन करने के लिए ये अपने मतलब आगे आए थे। तो इनको तब भी मान्यता नहीं दी गई थी, ये इतिहासकारों ने किया था। ठीक है। अब ये समझ में आया आपको? इतना समझ में आया होगा। और वहीं पे चलकर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के काकतीय राजवंश के की रुद्रमा देवी जो थी 1262 से 1289 तक अभिलेखों में, मतलब 1200 कितने शासन किए, 1262 से 1289 ईस्वी तक यह शासन किए थी रुद्रमा देवी। और ये अपने अभिलेखों में यह लिखवाए हैं जैसे कि एक कह सकते हैं कि पुरुष होने का एक भ्रम पैदा किया। जैसे कि शासन काल में जब राजा मतलब ये जब बैठती थी तो ये पुरुषों का पोशाक पहनती थी, मतलब पुरुषों जैसी सोच रखती थी ये। तो मतलब पुरुष होने का एक भ्रम पैदा किया। तो इतिहासकारों ने कहा पुरुष होने का एक भ्रम पैदा किया है। जो रुद्रमा देवी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, शासिका थी, जो 1262 से 1289 के बीच तक शासन किया था। ये अपने अभिलेखों में लिखवाए थे, पुरुष जैसे नाम लिखवाकर अपना पुरुष होने का एक भ्रम पैदा किए थे। वही दूसरे में क्या आते हैं, कश्मीर की रानी दिद्या के बारे में आप लोग जानते होंगे। कश्मीर की रानी दिद्या जो होती हैं, यह दिद्या मतलब ये दीदी होता है। दीदी मतलब बड़ी बहन से निकला हुआ है। ठीक है। ये इनका शासनकाल लगभग 980 से 1003 तक चलता था। ये भी अच्छे कार्य किए थे समाज में, जैसे कि स्त्रियों के लिए काफी व्यवस्थाएं दी थी जो आगे बढ़ सके। इनका रानी दिद्या के बारे में, इनकी प्रजा के
प्रजा जो थी, इनकी प्रजा जो होती थी वो अपने अपने कह सकते हैं राजा के ये रानी विद्या को एक प्यार के स्नेह से मतलब इनको पुकारते थे कि विद्या विद्या मतलब बड़ी बहन माना जाता था रानी विद्या। ठीक, अब हम समझेंगे इसमें क्या, नीचे में क्या समझेंगे, दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक के बारे में, गैरीसन शहर से साम्राज्य के बारे में, साम्राज्य तक के बारे में हम इसमें समझेंगे, एक एक करके समझेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आइए हम समझते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों ने गैरीसन बनवाए थे। मैंने कह सकते हैं 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ये गैरीसन शहर बनवाए थे, गैरीसन शहर बनवाए थे। इनका शासन काल छोटे इलाकों पर होता था। मतलब जब 13वीं शताब्दी में, समझिए 13वीं शताब्दी में जब गैरीसन शहर को बनाया गया, तब गैरीसन शहर का मतलब क्या होता है पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। गैरीसन शहर वह होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ सैनिक खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। अब इसमें समझ में आ जाएगा गैरीसन का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए ये अब ये क्या हुआ, अब यहां से मान लीजिए सैनिक नीचे तरफ है, ये गड्ढे में बनाया हुआ होता था, जैसे गड्ढे में। अब ये क्या है, यहां से छुप के भी गोली मार देंगे, ये लोग को छुप कर भी इसमें आक्रमण कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है गैरीसन मतलब गैरीसन एक गड्ढे में बनाया हुआ एक व्यवस्थित होता था जिसमें सैनिक को रखते थे। सैनिक के मतलब खाने पीने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती थी उसमें। गैरीसन बड़े बड़े शहर को बना दिया जाता था, गड्ढे में बना दिया जाता था या कुछ ऊंच करके आड़ बना दिया जाता। आड़ मतलब कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं बना दी, ऊंच करके बना दिया जाता है जो डायरेक्ट गोली ना लग पाए। ठीक है, तो यही होता है। तो गैरीसन का मतलब यही होता है, समझ जाइए। ठीक, आइए हम देखते हैं, फिर अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं। 13वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों ने गैरीसन, इसी वाला गैरीसन बनवाए थे। इनका शासनकाल छोटे इलाकों में था। मतलब कह सकते हैं कि इनका शासनकाल जो था ये काफी छोटे इलाकों में था। जब शुरू में ये 13वीं शताब्दी के लगभग में यह अपने एरिया में ही रहते थे, दिल्ली से शासन करते थे ये छोटे इलाकों में। जैसे मान लीजिए दिल्ली यहाँ है, मान लीजिए दिल्ली है। अब दिल्ली है तो समझिए एक प्रकार से आप, अब मान लीजिए दिल्ली है, अब दिल्ली से शासन अगर हम करते हैं, दिल्ली से शासन करेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए एक राज्य है, एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है। अब ये राज्य जो होते थे ये यहाँ से क्या था, नजदीक होते थे। जब नजदीक कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है तो वहां हमको शासन करने के लिए काफी अच्छा होता है। जब ये अपने ही अंदर ही रह जाएंगे, अब यहाँ से दूर जब भागने लगते थे, अभी इनका हाल ये भी था कि ये अपने ही इलाकों में ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पाते थे, जैसे कि कर नहीं लगा पाते थे या लूट मार पे निर्भर रहते थे, खाने के लिए ये सब लेते थे। तो ये यहाँ भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ से एक शासन करने वाला मान लीजिए यहाँ आ रहा है। अब दिल्ली से समझिए, अब दिल्ली से ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ बहुत दूर हो जाएगा, दक्षिण भारत दूर हो जाएगा, तो वहां शासन करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक, तो इसका मतलब यही होता है कि ये अपने इलाके में भी सुरक्षित नहीं होते थे। तब धीरे धीरे ये जाकर क्या हुआ, एक मिनट, तब ये क्या हुआ ना, धीरे धीरे अपने इलाकों पर नियंत्रण करने लगे, लोगों को प्रोत्साहित करने लगे, भाई खेती कीजिए, किसानी कीजिए, आप आगे चल के सेना की मदद कीजिए। कुछ लोग गैरीसन को मजबूत कर दिए गए, तब छोटे इलाकों में थे। दिल्ली से बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। देखिए समझ में आया ना, दिल्ली से जो है, ये जो दिया है, दिल्ली से बंगाल
और सिंध के प्रांतों तक गैरीसन शहर का मतलब कह सकते हैं कि इनका नियंत्रण करना काफी मुश्किल होता था। ये जब वहां से हट जाते थे, वहां जब हटते थे तुरंत वहां जो शासक होते थे तुरंत स्वतंत्र हो जाते थे। उनको इसलिए मतलब ये जीत कर दे देते थे कि भाई करोड़ हमको दीजिए, उसमें कुछ पैसा दीजिए हमें, मतलब हमारे राज्य के लिए आप शासन कीजिए। जब ये हट जाते थे वहां जाके राजा स्वतंत्र हो जाते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दिल्ली से बंगाल और सिंध गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। इसका विस्तार गयासुद्दीन बलबन इसका विस्तार जो है गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, ये तीनों के शासनकाल में काफी प्रचलन हुआ। इनका मतलब क्या बोले थे, विस्तार हो गया था। ये जाके दक्षिण के क्षेत्रों में जाकर आक्रमण करके अपनी सेना को काफी अच्छा रिस्पॉन्सिबल बनते थे ये सब। ठीक, अब हम समझते हैं सल्तनत का मुख्य उद्देश्य था, सल्तनत काल का मुख्य उद्देश्य होता था। अब ये इतना हम समझ में आया होगा हमको लोगों को, क्योंकि जब ये छोटे स्तर पर रहते थे, जैसे अपने दिल्ली के आसपास के इलाकों पर कब्जा करते थे, तो वहां क्या होता था कि कुछ जानकारियां होती थी। मतलब कह सकते हैं कुछ, मतलब कि जब गैरीसन शहर के आसपास में कुछ लोग रहते थे, वहां शासन करना आसान होता था, मगर उतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा फैले नहीं थे। जब धीरे धीरे ये फैलते चालू हुए तो इनका विस्तार जब बढ़ते गया, तो किसके काल में, गयासुद्दीन बलबन के काल में हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये तीनों के शासन काल में बहुत अच्छा खासा समृद्धि हासिल हुई। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सल्तनत काल का मुख्य उद्देश्य था भीतरी क्षेत्र को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों से साफ करना था। इनका क्या मतलब हो जाता है? इनका मतलब ये होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता था पहले भाई पहले हम समझते हैं कि पहले अपने अंदर की चीजों को, अपने अंदर के मतलब कह सकते हैं, पहले हम अपने गांव के एरिया को साफ करेंगे, अपने गांव को मजबूत करेंगे, लोकल सेनाएं इकट्ठा करेंगे। अब मान लीजिए अगर यहाँ से सेना है, ये मेरा गांव है मान लीजिए, अब यहाँ के हम सेनाओं को चारों तरफ से हम लोकल लोगों से प्रेरणा करेंगे, भाई उसे कह सकते हैं कि हौसला बुलंद करेंगे, भाई आप लोग भी लड़िए, हमारे साथ लड़िए, हमारा सहयोग कीजिए। तो वही कह रहे हैं कि इन सल्तनत काल का मुख्य उद्देश्य था कि भीतरी क्षेत्र को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के क्षेत्रों को साफ कर दिया गया। जैसे जंगलों को साफ, गंगा यमुना क्षेत्रों को आप समझ सकते हैं कि काफी उपजाऊ माना जाता है। ये मैदानी क्षेत्र होते हैं, काफी उपजाऊ होता है। यहाँ से जंगल को साफ करके यहाँ जंगल साफ करके गंगा यमुना के, और दोआब से जंगलों को साफ करके यहाँ खेती किसानी के लिए लोगों को जमीन दे दिया गया था। उससे क्या होता था कि यह राजा को कर के रूप में अनाज देते थे, ये सब देते थे जो सैनिक को खाने के लिए हो जाता था। ठीक है, अब ये सब देते थे। अब इनका मतलब देने के बाद ये होता था जैसे कि इनके कर के रूप में भी ले लेते थे, और कर के रूप में जैसे कह सकते हैं कि खराज नाम का एक कर होता था। खराज जो होता था उपज का 50% लिया जाता था। उपज को क्या लिया जाता? 50% लिया जाता था, जान लीजिए। 50 खराज जो होता था ये उपज का 50% लिया जाता था। ठीक है, और ये हम समझेंगे इसके बारे में खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन व्यवस्थाएं। इनके दोनों की व्यवस्थाओं के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। ठीक, अब ये होता है जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, और ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक। अब खिलजी और तुगलक के बारे में इनका एक अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, दिया गया है, मगर हम समझेंगे इसमें। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान खासकर इल्तुतमिश जो होते थे, ये खासकर इल्तुतमिश जो होते हैं, ये सामंतों और जमींदारों के स्थान पर गुलामों को अपने शासन व्यवस्थाओं में मिलाने लगे थे।
मतलब कि जैसे इल्तुतमिश ऐसे शासक थे, इल्तुतमिश ऐसे शासक थे जो गुलामों को अपने अधीन खरीद के ले आते थे, खरीद कर लेके आते थे या अपने शासन व्यवस्थाओं में सूबेदार और राजा बना देते थे, उनके सैनिक बना देते थे, मतलब अच्छे अच्छे पद दिया जाता था। कहते हैं कि इनका इल्तुतमिश और जमींदारों के स्थान पर दूसरे जगह, मतलब जमींदारों के स्थान पर गुलामों को रख दिया जाता था, उनको पद दे दिया जाता था। वही खिलजी और तुगलक भी बंदगाह होना चाहिए। बंदगाह, बंदगाह मतलब कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से गुलाम होते थे, इन्हें बंदगाह, फारसी में इन्हें बंदगाह कहा जाता था। ये भी रखना शुरू कर दिए थे, ठीक है, ये भी एक प्रकार से रखना शुरू कर दिए थे। इनका कहना था कि जैसे कि अपने बेटों से बढ़ के ये गुलामों को मानते थे, जैसे इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब ऐसे होते थे। कहते तो गुलाम जो होते हैं वह कहते हैं कि ये मतलब अपने बेटों से भी बढ़ के माने जाते थे। माने क्यों जाते थे भाई? वफादारी करते थे, वफादारी। मगर गुलाम में भी अच्छे गुलाम थे। ये होता था कि ये गुलाम जो होते थे ये अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी होते थे, मगर बच्चों के प्रति नहीं। जो उन्हें खरीद कर लाया है उनके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं, मतलब उनके कहने को मानेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर इनके बच्चों पे अगर इनके बच्चे अगर राजा बन गए तो उसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे ये गुलाम जो होते हैं, ठीक। अब हम इसमें समझेंगे क्या, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत प्रशासन काल में। अभी इनके हम इतना समझ लिए हैं कि बंदगाह मतलब फारसी में वो क्या कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। ये दोनों को गुलाम रखने के लिए वे शासन करते थे। कुछ निम्न जातियों को उठाकर ये उच्च जाति में, मतलब निम्न जातियों को उठाकर शासक के रूप में बनाया जाता था इन्हें, ठीक। अब ये इनका दोनों का इतिहास जो होता है ये थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्रों में है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जैसे कि मंगोलों का आक्रमण हो गया था, इसमें जैसे चंगेज खान की मृत्यु के बाद लोग आक्रमण भारत पे अधिक करने लगे थे। ये लगभग कितना हो जाता था, 1299 के पास में, 1299 से 1300 तक के, 1300 ईस्वी तक ये मंगोलों का आक्रमण जो होता था ये काफ़ी बढ़ने लगा था। इसमें क्या होता था कि जैसे अगर मंगोल का आक्रमण जो झेल लेता था, बहुत खतरनाक आक्रमण होता था। कहते हैं कि ये मतलब कि जिस एरिया से चलते थे पूरा पूरा सफाया कर जाते थे। लोग कहते थे कि सब मौत मांग ले मगर मंगोल का आक्रमण न मांगे, क्योंकि उनका आक्रमण बहुत एकदम क्रूर रहता था। तो इसीलिए इन आक्रमण को झेलते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इनका शासन व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कार्य किए हैं। जैसे ये दोनों ने अच्छा कार्य किए थे, मगर इनका कुछ अलग अलग डिसाइड हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो होते थे ये काफ़ी सक्सेस माने गए हैं, मतलब शासनकाल में, ठीक। चलिए इसके बारे में हम कुछ और बताएंगे आपको। अब इसमें हम समझेंगे मस्जिद के बारे में। समझे, ये थोड़ा सा दिया है छोटा सा, मस्जिद के बारे में समझेंगे। 12वीं शताब्दी के नहीं, 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक होना चाहिए। 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की मीनारों का निर्माण ऐवक। अब इसमें क्या है, इसमें हम ये समझने वाला पॉइंट है, कुव्वत अल चल नहीं रहा है, 1 मिनट आवा था इमाम, चल आइए।
आइए हम इसमें समझेंगे कुव्वत अल इस्लाम। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो होती है, यह मस्जिद इसकी मस्जिद जो है मीनारों का निर्माण जो है ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक, ये तीनों ने मिलकर इनके मीनारों का निर्माण किया। मीनार मतलब ये होता है इसकी ऊपरी सतह को, जैसे मान लीजिए ये हो गया, अब इसका तो गोला होता था, ऐसे गोला बनाया जाता था। अब ऐसे ऐसे जो मीनारें बनी हैं, मान लीजिए ये सब मीनारों का जो निर्माण जो किए थे, ये सब जो ऊपर की संरचनाएं बनी हुई थी, ये सब बनाए थे। ये सब जितने पिलर बनाए थे, ऐबक बनाए थे, इल्तुतमिश बनाए थे और फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ठीक, समझ में आया? अब हम समझते हैं इसमें नीचे वाले में, जामा मस्जिद को मस्जिद ए जामी कहते हैं। जामा मस्जिद को मस्जिद ए जामी कहते हैं। समझ में आया? जामा मस्जिद को मस्जिद ए जामी कहते हैं। नमाजियों में सबसे विद्वान व्यक्ति पुरुष को इमाम कहते हैं। जो है नमाजियों में सबसे जो विद्वान व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? वह कहते हैं इमाम। इमाम मतलब क्या होता है? जब नमाज जब अदा करते हैं, बैठकर सजदा करते हैं, वह मतलब एक नेता के रूप में हम समझ सकते हैं। एक विद्वान, जैसे हमारे लोगों में और जगह देखिए कुछ ओथा में रहते हैं, जैसे पंडित रहते हैं और ये मुस्लिम रहते हैं। ये सब मतलब कह सकते हैं कि एक विद्वान के रूप में रहते थे। इन्हें क्या कहते हैं? इमाम कहा जाता है। इतना ध्यान देना, इन्हें इमाम कहा जाता है। एक प्रकार से हम नेता के रूप में भी जानते हैं। इमाम शुक्रवार को धर्म उपदेश देता है। इमाम जो होते हैं भाई, इन्हें एक धर्म उपदेश देते हैं, जैसे कि धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं। इन्हें इमाम कहते हैं। ठीक, इमाम धर्म उपदेश है। खुतबा, धर्म उपदेश को क्या कहते हैं? हम पहले ये समझेंगे। हम कहते हैं खुतबा। ये इन्हें धर्म उपदेश को क्या कहते हैं? खुतबा कहते हैं। मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, उसे मक्का के दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर मुंह करके जब खड़े होते हैं, मक्का की ओर, मक्का कहाँ है? भारत में पश्चिम की तरफ मक्का है। पश्चिम की तरफ मक्का मदीना जो होता है, यानी मुस्लिम जो होते हैं, इनकी मस्जिद जो होती हैं, ये मक्का की तरफ, यानी कह सकते हैं पश्चिम की दिशा में, भारत में पश्चिम की दिशा में रहकर अपने अल्लाह को याद करते हैं, अपने अल्लाह को मानते हैं। ये सब उसे क्या कहते हैं? उसे हम किबला कहते हैं। किबला, ये सब क्वेश्चन बना देता है, उसे किबला कहते हैं। क्या समझ में आया? जामा मस्जिद को मस्जिद ए जामी कहते हैं। जामा मस्जिद को मस्जिद ए जामी कहते हैं। नमाजियों में सबसे विद्वान व्यक्ति कौन होता था? जिसे क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। इमाम एक प्रकार से होता है, वहाँ जैसे हमारे मंदिरों में और जगह रहते हैं, पंडित रहते हैं, वो पुरोहित लोग रहते हैं, पंडित लोग रहते हैं, तो वही इमाम होता था, एक नेता के रूप में काम करता था। भाई आगे धर्म के बारे में बताते थे। वही कह रहा है, शुक्रवार को धर्म उपदेश देते थे, जिसे क्या कहते हैं? खुतबा कहा जाता था। कहा जाता था। मक्का की ओर खड़े होकर वह अपने को अल्लाह को याद करते थे, उसे क्या कहते हैं? किबला कहा जाता था। किबला कहा जाता था, जो भारत में पश्चिम की तरफ मक्का मदीना है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।